हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। एक नया चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, राइट। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन समथिंग जिसमें कोई चीज बनी होती है। जैसे मैं कहूं ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में यू हैव आईज, लेग्स, ईयर्स, हैंड्स, नोज, तो ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली जब हम कंपनी की लॉन्ग टर्म फंडिंग, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं, फंड्स की बात करते हैं, किस में बात करते हैं, किसकी टर्म्स में बात करते हैं? डेट और इक्विटी में। इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल क्या है। सो हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग। आप कहेंगे शॉर्ट टर्म फंडिंग क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म फंडिंग कवर्ड अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो कितना डेट होगा, कितना लॉन्ग टर्म लोन्स होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होंगी और साथ में कितना इक्विटी होगी। सो लोन हो गया, डेट हो गया, बोरोड फंड्स जो आपने फर्म अपने बोरो किए मार्केट से, चाहे डिवेंचर इशू किए, चाहे आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए, एंड सो एंड इक्विटी, इक्विटी स्टैंड्स फॉर ओनर्स फंड्स, मालिक का अपना पैसा, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सो ये तो हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब इन थ्योरीज के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। आइए, सबसे पहले एजम्पशन आता है ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, डेट एंड इक्विटी, राइट। सेकंड, टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट। कंपनी के जितने फंड्स हैं, कंपनी की जितनी फाइनेंसिंग है बॉस, वो चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन द सेम। मैंने आपको पहले ही बताया था फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी डजंट चेंज। ईबीआईटी फ्रेंड्स आपका चेंज नहीं होगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल रिमेन द सेम। और याद करिए, हमने जब एमएम मॉडल किया था डिविडेंड पॉलिसी में, हमने वहां पे भी कहा था नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। यहां पर भी कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। और टोटल एसेट ऑफ द कंपनी आर गिवन एंड डजंट चेंज। जो टोटल एसेट्स हैं 100 lakhs, 100 crores, whatsoever, it will remain the same, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द कंपनी। इनफाइनाइट लाइफ मीन्स आपको पता है परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी विल मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अनलेस एंड अनटिल वो वाइंड अप हो। तो हमने अभी मीनिंग देख लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डेट एंड इक्विटी, टोटल लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑफ द कंपनी, लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट। और debt means long term loans, borrowings, equity means owners funds, and these are the assumptions, right? अब आइए theories की बात करते हैं। Now capital structure theories, friends हमारे पास 3 theories हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा net income approach, जिसको हम कहेंगे NI, net income अप्रोच, राइट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NI, राइट। सेकेंड आएगा आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NOI। एंड फाइनली फ्रेंड्स आपके पास आएगी ट्रेडिशनल अप्रोच। सो अब हम इन तीनों अप्रोचेस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आइए हम स्टार्ट करें नंबर 1, नेट इनकम अप्रोच। नाउ नेट इनकम अप्रोच, सो 2 एजम्पशंस हैं इसकी। नो टैक्सेस, पहली बात कर चुके हैं, एंड केडी लेस देन केई।
KD याद करिए, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, एंड KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। अब ये नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, पहले हम इन पॉइंट्स को करते हैं, फिर ग्राफ को देखेंगे, और ग्राफ कंप्लीट करने के बाद वी विल डू वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम ये थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये थ्योरीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें करनी है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म या वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी की वैल्यू निकालनी है, राइट? तीनों अप्रोचेस से, इधर इट्स नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, या आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, मतलब अगर डेट और इक्विटी में चेंज होगा तो आपका फर्म की वैल्यू में भी फर्क आएगा, राइट? सेकेंड, बोथ केडी एंड केई आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। अ चेंज इन फाइनेंशियल लेवरेज, नाउ फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखो, अ चेंज इन फाइनेंशियल लेवरेज लीड्स टू चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कह रहे हैं अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, डेट को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? डेट इज अ चीपर सोर्स, हमने अभी बात करी है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फंड्स। तो जब चीपर सोर्स आप फंड्स का लगाएंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कम डाउन। सो क्या कहते हैं, अ चेंज इन फाइनेंशियल लेवरेज लीड्स टू चेंज इन overall cost of capital as well as value of the firm, right? And if financial leverage increases, weighted average cost of capital also decreases, जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके पास है डिग्री ऑफ लेवरेज, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। अब जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल कम डाउन। जो भी हमने बात करी थी कि अगर फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगी तो वेटेड एवरेज कॉस्ट याद कीजिए KO। सो इसका मतलब ये KO क्या है? WACC विल रिड्यूस, विल डिक्रीज, एंड आपका ये नेट इनकम अप्रोच के डिस्कशन है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आइए। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेट इनकम अप्रोच है क्या। अभी हमने उसकी थ्योरी पढ़ी है, अब उसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम उसका प्रैक्टिकल समझते हैं, आइए। फ्रेंड्स, नेट इनकम का मतलब क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। और एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, अब स्टूडेंट वहां पर ये कंफ्यूज होता है कि नेट इनकम अप्रोच लगाए या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच लगाए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, राइट? सो नेट इनकम का मतलब क्या है? नेट इनकम मीन्स income available for equity shareholders of the company, equity shareholders of the company। So इसका मतलब क्या है? नेट इनकम मतलब नेट इनकम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है, वो कैसे निकलती है? आपके पास क्या है? आपके पास होगा EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट? अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट, ये हमने पहले भी लीवरेज में भी डिस्कस किया था। फिर आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स जो निल है। अब आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या NI, नेट इनकम। क्योंकि हमने क्या बोला था, सिर्फ दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, डेट और इक्विटी। प्रेफरेंस तो है ही नहीं, प्रेफरेंस भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, तो जो EBT होगी वही आपकी EAT होगी और वही आपकी नेट इनकम होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में नेट इनकम मींस इनकम अवेलेबल फॉर, किसके लिए? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और नेट इनकम कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता दिया, राइट? आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं ध्यान से। हमने इसमें क्या करना है? बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ फर्म। फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ फर्म को हम डिनोट करते हैं VF, ठीक है? और
दूसरा लेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम डिनोट करेंगे VEQ या VE, वन द सेम थिंग। एंड तीसरा लेंगे फ्रेंड्स हम वैल्यू ऑफ डेट, राइट, जिसको हम डिनोट करेंगे VD से। सो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है ये वैल्यू ऑफ फर्म। आपको पता है हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हमारी टोटल फंडिंग किससे है? डेट और इक्विटी से। तो हमें क्या निकालना है? हमें VF निकालना है। तो VF क्या होगा? VF होगा आपका, VF विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो इसका मतलब नेट इनकम अप्रोच से हमारे को निकालनी है वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू फर्म के लिए चाहिए मुझे ये दोनों। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहले आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपके पास 1 लाख रुपीज इनकम आ रहा है। कितना? 1 लाख रुपीज इनकम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना? से 10%। इनकम कितनी आ रही है? 1 लाख, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मैं अगर आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे, कितनी होगी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? आइए छोटे वाला तरीका करते हैं। मैं कहता हूं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी X, सो X इंटू 10% इक्वल्स इंटरेस्ट, दैट इज 1 लाख। मैंने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया? मैंने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को X मान लिया। X इंटू 10% इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब X क्या निकल आएगा? X विल बी 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, दैट इज 10 लाख, राइट। सो ये हमने तरीका देख लिया कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है। अब इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, अगर मैं यहां से सीधा कहूं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको कितना आया? 1 लाख इनकम आई है, 1 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% कैन बी रिटर्न एज 0.10। ये लीजिए 10 लाख रुपीज आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईदर वेज आप ऐसे करें, वन एंड दी सेम, राइट। अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। आ जाइए, बहुत आसान है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है, नेट इनकम मतलब इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इधर आएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE। सो जब आप नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। अगर वैल्यू ऑफ डेट डायरेक्टली दे रखी है, सीधा दे रखी है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज आपको डायरेक्टली ना दे रखी हो तो हम वो कैलकुलेट करेंगे, जिसको अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आइए, सो क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फॉर KIC लिमिटेड। उसने आपको क्या दिया है? उसने आपको दिया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, 7,50,000। फिर उसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फंड्स, 1,20,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 15%। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज 12%। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। या तो वैल्यू ऑफ डेट डायरेक्टली दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ डेट। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। हमें निकालनी है VF, और VF निकालने के लिए हमें चाहिए VEQ एंड VD, राइट, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम अब डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे नेट इनकम
देखिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। आप सबसे पहले निकालेंगे नेट इनकम, उससे आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। फिर डिबेंचर्स का यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर हम वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म। आइए देखिए, सो हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। सो फ्रेंड्स, EBIT मेरे पास है ₹7,50,000 लेस इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट है मेरे पास ₹1,20,000, इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 6,30,000। ये क्या आ गया? EBT, राइट। सो हमारे पास 6,30,000 EBT आ गया, राइट। अब आपको पता है टैक्स रेट तो है ही नहीं, लेस टैक्स निल। सो फाइनली क्या आ गया? EAT और NI, राइट। EAT और NI जो आपके पास कितने निकल के आ गई? ₹6,30,000। तो मेरी नेट इनकम तो निकल आई, राइट। अब नेट इनकम निकल आई, अब क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओ कोई बात नहीं, वो भी सिंपल है। ये लो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स नेट इनकम डिवाइडेड बाय की। नेट इनकम है कितनी? 6,30,000 और आपका के कितना है फ्रेंड्स? के है आपका 15%। आइए वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालें, ₹6,30,000 डिवाइडेड बाय के 0.15। सो फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी निकल के आ जाएगी ₹42 lakhs। सो EBIT में से इंटरेस्ट के बाद बच गया EBT, टैक्स है नहीं, EAT या नेट इनकम प्रेफरेंस भी नहीं है, तो जो भी अर्निंग्स बची है 6,30,000 वो किसके लिए बची है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची है, वो आपने उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली। अब क्या निकालना है? VD, वैल्यू ऑफ डेट। ओहो, वैल्यू ऑफ डेट तो सीधा दिया नहीं हुआ, बट इन्वेस्टमेंट वाला एग्जांपल याद रखो जो मैंने कहा था। आपने 1,00,000 रुपया अर्न किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 1,00,000 को 10% से डिवाइड करके आपने वैल्यू निकाली थी इन्वेस्टमेंट की। यहां पर भी यही है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है अमाउंट 1,20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, राइट। तो वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इन रुपीज डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट। ये लीजिए, आ गया KD। सो कितना है आपका फ्रेंड्स? इंटरेस्ट है आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इंटू डेट इज 12%। 12% मीन 0.12। सो ये आपका कितना आ गया? 10 लाख। सो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ डेट, राइट। अब क्या करना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, वैल्यू ऑफ डेट आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल देते हैं। आइए, सो मैं नोट कर लेता हूं अपने पास। मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी है फ्रेंड्स कितनी? 420, दैट इज 42 lakhs, और 10 lakhs मेरे पास वैल्यू ऑफ डेट, राइट। सो अब मैं क्या निकाल रहा हूं? अब मैं निकाल रहा हूं वैल्यू ऑफ फर्म। आइए, सो इसको मैं अलग से दोबारा लिख देता हूं। दिस इज VEQ, वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड दिस इज VD। सो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू VEQ प्लस VD इक्वल्स, आइए, VEQ आपके पास था 42 lakhs रुपीज, 42 lakhs, एंड VD आपके पास था फ्रेंड्स रुपीज 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई रुपीज 52 lakhs। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इज दिस डन? सो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है मेरे को पार्ट बी। क्या करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मतलब है? जो हम टोटल, मैं फिर कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जो हमने टोटल फंड्स लगा रखे हैं,
उसमें टोटल फंड्स हमने कितने लगा रखे हैं, टोटल फंड्स आ गए हमारे पास 52 lakhs। अब हम 52 lakhs पे कितना कर रहे हैं, हम 52 lakhs पे इक्विटी वाले को पे कर रहे हैं और डेट वालों को पे कर रहे हैं। हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, आइए इंटरेस्ट ऑन डेट, हम इंटरेस्ट ऑन डेट पे कर रहे हैं फ्रेंड्स कितना, ₹1,20,000। और मेरे पास नेट इनकम कितनी आई थी, याद करें, मेरे पास नेट इनकम आई थी ₹6,30,000, राइट, 6,30,000। क्लियर। अब इसका मतलब मैंने 52 लाख रुपीस अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में लगा रखे हैं और मैं कितना पे कर रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट डिवेंचर होल्डर्स को इतना और नेट इनकम इक्विटी वालों को इतना। सो मेरी टोटल आउटफ्लो कितना है, मेरी टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, मेरा टोटल एक्सपेंस हो रहा है ₹7,50,000, इन दोनों का सम, राइट। अब फाइनली मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए, WACC और KO कैसे होगा, हमारा टोटल एक्सपेंस कितना, ₹7,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स ₹52 lakhs into 100। सो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 14.42% अप्रोक्स। सो वैल्यू ऑफ फर्म भी निकल गई और वेटेड एवरेज भी निकल गया कॉस्ट। तो याद रखिएगा नेट इनकम अप्रोच में पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर वैल्यू ऑफ डेट, दोनों को जोड़ेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। फिर अगर वो कहता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगानी है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितने फंड्स लगाए उसके ऊपर मैंने कितना एक्सपेंस किया। मेरे एक्सपेंस दो हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स डिबेंचर्स डेट और दूसरा जो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रखा है, राइट। सो मैंने उनको ऐड किया, 7,50,000 divided by 52 lakhs. So my approximate weighted average cost of capital is 14.42%. This completes our first net income approach. अब हम शुरू करते हैं net operating income NOI approach. Net operating income approach NOI. So first point क्या कहते हैं? The market value of the firm is not affected. Market value पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा by the capital structure changes. ये ध्यान से समझिएगा, जो भी हम बात करेंगे जब मैं आपको इसकी वैल्यूएशन सिखाऊंगा। तो कहते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस से मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जिसको हम पॉइंट नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NOI? NOI और EBIT वन एंड द सेम थिंग। अब क्या होती है NOI? NOI means what? NOI means, friends, NOI means the total earnings available for debt and equity shareholders. सो NOI कहें या EBIT कहें, वन एंड दी सेम थिंग, राइट। सो अब ध्यान से देखिए, हमने क्या यूज करना है, हमने NOI यूज करना है। अब NOI का क्या मतलब है? टोटल अर्निंग्स, डेट और इक्विटी के लिए। तो यहां पर अंडर NOI अप्रोच सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म। क्यों वैल्यू ऑफ फर्म? क्योंकि फ्रेंड्स सीधी सी बात है, टोटल अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स है फॉर द कंपनी एज अ होल है, फॉर द कंपनी एज अ होल है, तो हमें क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ द फर्म। वो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू NOI डिवाइडेड बाय KO, राइट। KO या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां देखिए कॉस्ट ऑफ डेट, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट, ये भी इसका एक पॉइंट है। WACC में चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन दी हायर साइड, यही डिफरेंस है। नेट इनकम में आपने देखा था कि जब आपकी फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ रही थी
डेट बढ़ रहा था नेट इनकम अप्रोच में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC कम हो रहा था, लेकिन यहां पर WACC क्या रहेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, WACC विल बी कांस्टेंट। सो जो आपको मैं थ्योरी में बता रहा हूं वो आपके अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं, हम फाइनली कंक्लूड करेंगे, राइट। सो यहां पर अब आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया। अब सपोज वो क्वेश्चन में कहते हैं बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, कोई बात नहीं, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए दोनों में से डेट और इक्विटी की वैल्यू में से किसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। आपको पता है डेट की वैल्यू सेम रहती है और इक्विटी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। तो इसका मतलब हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा था वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो अगर मुझे यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना होगा, सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, राइट। तो ये आपका अप्रोच रहेगी। सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, उसके हिसाब से अगर वो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मांगता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकालेंगे। यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन दी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। दैट्स व्हाई द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्योंकि हमने क्या निकाली है, वैल्यू ऑफ फर्म। आइए इस पे अब हम एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन सेज GFH INC एक्सपेक्ट्स इन ऑपरेटिंग इनकम, उसने बता दिया आपको, NOI या EBIT उसने आपको बता दी, राइट। NOI या EBIT कितनी है, ₹5 लाख, ओके। इट हैज 10% ₹18 लाख डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। मार्केट में अभी उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डिवेंचर्स का, 10%, और कितने के डिवेंचर्स अभी ट्रेड हो रहे हैं, 18 लाख के। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%, दैट इज KO, राइट। इक्विटी का याद रखना, इक्विटी को हमने पहले भी बोला था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, राइट। क्वेश्चन क्या मांगता है, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड KE एज पर NOI अप्रोच। आ जाइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज NOI। NOI इज द टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज NOI डिवाइडेड बाय, देखिए आपके पास KO, राइट। सो NOI कितना है, NOI है आपके पास कितना है, 5 लाख रुपीज, 5 लाख, राइट। और फ्रेंड्स KO कितना है, KO है 12.5% और 0.125। सो फ्रेंड्स आपकी जो फर्म की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी ₹40 लाख। लीजिए वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गई 40 लाख। अब आया सेकंड पॉइंट, हमें क्या निकालना है, KE निकालना है। ओहो, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब पहले हमें दो चीजें चाहिए, क्या, एक चाहिए वैल्यू ऑफ इक्विटी और एक क्या चाहिए, एक चाहिए हमारे को आपकी दूसरी होगी, एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया और दूसरा आपके को चाहिए नेट इनकम, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। याद करो हम करते थे ना, हम नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू योर वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो अगर यहां से KE निकालना हो तो क्या करेंगे, आइए यहाँ KE इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास कितनी आई है, ₹40 लाख, राइट। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें निकालनी है, दैट इज कांस्टेंट, हमने VEQ लिख दिया। अब हमारे पास डेट्स कितने हैं, 18 लाख के, ₹18 लाख, राइट। इसको भी 0 में ले लेते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, ₹40 लाख माइनस ₹18 लाख। सो फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई आपकी ₹22 लाख। लीजिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई, कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई हमारे पास ₹22 लाख, ओके।
अब क्या चाहिए? अब चाहिए नेट इनकम। आइए वही वाला फंडा लगाते हैं जो नेट इनकम अप्रोच में लगाया था। आइए देखते हैं। आपके पास ईबीआईटी या एनओआई कितनी है? आपके पास ईबीआईटी है ₹5 लाख, राइट। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। फ्रेंड्स इंटरेस्ट कितना? 18 लाख पे 10%, दैट इज ₹1,80,000। इसको भी डेसिमल्स की जगह ऐसे ले लेते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। सो हमारे पास ईबीटी कितनी आ गई? ₹3.2 लाख, राइट। और टैक्स निल। सो हमारे पास ईएटी और नेट इनकम कितनी आ गई इक्विटी वालों के लिए? हमारे पास आ गई ₹3.2 लाख। ये लीजिए, नेट इनकम भी आ गई, राइट। वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई। अब वैल्यू डाल देते हैं। सो के इक्वल्स वैल्यू ऑफ इक्विटी डाल दी, नेट इनकम इज ₹3,20,000, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास वैल्यू निकल के आएगी अप्रॉक्स 0.1455 और 14.55% अप्रॉक्स। ये लीजिए, तो बहुत सिंपल था, हमने इसमें सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड तो और इंटरेस्टिंग है, फिर इसके बाद मैं आपको इसका एनालिसिस दूंगा। How will the firm's value and KE change if the amount of debt is raised to 25 lakhs? फ्रेंड्स सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था यहां आपने वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन द सेम। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी रहेगी आपकी? 40 लाख, राइट। आइए वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आइए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म, so value of firm will remain the same, ₹40 lakh, right। कितना था? हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट, हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म था ₹40 लाख, राइट। अब इसमें से मैं वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देता हूं। वैल्यू ऑफ डेट देखो कितना है? ₹25 लाख। टोटल फंडिंग 40 लाख, वैल्यू फर्म की, डेट 25 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। कितनी आ गई? ₹15 लाख, राइट। अब एक नया पॉइंट आएगा। अब आपकी नेट इनकम चेंज हो जाएगी। क्यों? पहले आप डेट कितना यूज कर रहे थे? पहले आप डेट यूज कर रहे थे 18 लाख। अब आप डेट कितना यूज करेंगे? 25 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम, क्योंकि उसमें कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डेट पे लेंगे 10%। तो आइए नेट इनकम निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी साइड पे लिख लेते हैं, ₹15 लाख, राइट। आइए अब हम निकाल रहे हैं नेट इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। सो ईबीआईटी सेम ₹5 लाख। अब इंटरेस्ट 10% किस पे? 25 लाख, क्योंकि उसने कहा है क्या चेंज हो रहा है? आपकी डेट की वैल्यू चेंज हो रही है, डेट आप इंक्रीज कर रहे हैं। लेस इंटरेस्ट कितना? 10% ऑफ 25 लाख, दैट इज ₹2.5 लाख। सो फिर ईबीटी ₹2.5 लाख, राइट। टैक्स है नहीं, इस अप्रोच में हम पहले बात कर चुके हैं, निल। सो ईएटी और एनआई कितना हो गया? ₹2.5 लाख। ये लीजिए। अब नेट इनकम आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो अब हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आइए देखते हैं। सो फिर वही हमें क्या निकालना है? के ई इक्वल्स, याद करिए फॉर्मूला,
K equals NI डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, दो डाक कर देते। So net income is rupees 2.5 lakhs and value of equity is rupees 15 lakhs. So finally आपकी जो KE आएगी that is 16.67% approx। अभी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप KE की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला नोट करते हैं हम। KE इक्वल्स, इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, KE इक्वल्स KO प्लस KO माइनस KD अपॉन इंटू डेट अपॉन इक्विटी। कैसे निकालेंगे? KE इक्वल्स KO, KO मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस KO माइनस KD, KD इज कॉस्ट ऑफ डेट, इंटू वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। राइट, तो आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से वीडियो में पूछ लीजिएगा थ्रू योर क्वेरीज। अब एक एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था, जब आपका पहला प्लान था, पॉइंट नंबर ए, आई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। बट उससे पहले मैं एक बार फिर ग्राफ को यूज करते हैं। आपने ग्राफ देखा था, ग्राफ आपका इस तरीके से था, राइट, KE, KO और KD, राइट। अब देखिए KE इंक्रीज कर रहा है, और ये हमने देखा कि जब आप लेवरेज, जब आप अपने डेट को बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर आपका पॉइंट नंबर ए में KE कितना था? आपके पॉइंट नंबर ए में फ्रेंड्स KE था 14.55%, राइट, अप्रोक्स। और पॉइंट नंबर बी में KE आया था 16.67% अप्रोक्स। देखिए, डेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है, यही मैंने आपको ग्राफ से बताया था। तो ये आपका कमेंट हो गया कि जब हमने डेट अर्लियर वाज 18 लाख, नाउ इट इज 25 लाख, डेट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज अपवर्ड्स। अब फ्रेंड्स, एक लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट, एग्जाम में कैसे ध्यान रखेंगे कि कौन सी अप्रोच लगानी है। नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम। अगर नेट इनकम दी है, उसे सीधा कहा है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो सिंपली सीधा क्या करना, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना। कब क्या दिया होगा? नेट इनकम। लेकिन अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया होगा तो आप क्या करोगे? तो आप उसमें पहले निकालोगे वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NOI इक्वल्स NI, दैट इज नेट इनकम, प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्सेस तो है ही नहीं। सो ये भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। अब मैं आपको एक कंपैरेटिव दे देता हूं NOI और NI का। आ जाइए, NI और NOI। फ्रेंड्स, NI में सबसे पहले क्या निकालना है? NI में सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय K। ये तो हो गया आपका नेट इनकम अप्रोच में। इधर क्या निकालना है? क्योंकि दिस इज द अर्निंग अवेलेबल फॉर द कंपनी एज अ होल, यहां निकलेगी वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड बाय KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। अब यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू, जो हम पहले बात कर रहे थे, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। और इधर आपको पता ही है वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो यहां से आप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था डेट में चेंज नहीं होता है,
right? So value of equity equals to value of firm minus value of debt. तो घबराने की कोई बात नहीं है अगर आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम सीधा सीधा। अच्छा एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन में के ओ दिया हुआ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कौन सी अप्रोच लगाएंगे? तो आप लगाएंगे एनओआई। एनओआई क्यों? क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम, फिर रिपीट कर रहा हूं, earning for the company as a whole, and KO is also for the company as a whole, the cost of funds, the overall cost of capital, the weighted average cost of capital, or overall capitalization rate. So this completes our two approaches, NOI and NI. Thank you.